हेलो फ्रेंड्स, आरजे एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के क्लास 8 के थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। दोस्तों, ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप देखेंगे कि इस चैप्टर में खनिज और खनिज शक्ति संसाधन की बात की गई है। आप किसी भी परीक्षा में कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए दोस्तों, खनिज से आपको 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी की बुक है, ये किसी भी कंपटीशन का, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या अन्य स्टेट की जितने भी परीक्षाएं हैं, उनके ये आधार हैं। या वनडे एग्जामिनेशन हो दोस्तों, कोई भी एग्जामिनेशन की अगर देखा जाए कि यही है, यानी कि चाबी अगर देखा जाए उस एग्ज़ाम को क्रॉस करने की, तो आपको यहीं पे मिलेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको भी आज हम ख़त्म कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों खनिज शक्ति संसाधन की। तो इसमें लिखा हुआ है तो देखिए, एक कहानी के माध्यम से, ठीक है, इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थे। ठीक है दोस्तों, काले क्षेत्र को देखकर क्या थे, ये आश्चर्यचकित थे। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? तो ये किरी पूछती है कि खनिज क्या है। तो सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रॉपर्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से दोस्तों एक कहानी के माध्यम से खनिज को समझाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो खनिज कहलाता है। अर्थात कि प्राकृतिक रूप से जब कोई भी संगठक, रासायनिक संगठक पाया जाता है तो वह एक क्या है? खनिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित होते हैं। तो दोस्तों ये हर जगह नहीं पाया जाता है। ये खनिज जो है हर जगह नहीं पाया जाता है, बल्कि जैसे आपका लोहा हुआ या फिर कोयला हुआ, जो भी खनिज पाए जाते हैं ये विशेष शैल समूहों में पाए जाते हैं। शैल समूह जैसे दोस्तों गोंडवाना शैल समूह है, इसके बाद धारवाड़ शैल समूह है, ये सब शैल समूह हैं, इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी वो चीज़ें हमको आगे मिलेंगी जो आसानी से अभिगम्य नहीं होते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो आसानी से मिलते नहीं हैं, ठीक है, मतलब प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका, यहाँ पे भी खनिज काफ़ी मात्रा में मौजूद है दोस्तों, लेकिन इन खनिजों को आप आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलीयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है खनिजों के प्रकार की बात करी गई है दोस्तों। यहाँ पे जो है खनिजों के प्रकार की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे खनिज के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक
क्या दोस्तों, धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गित किया गया है। देखिए यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से खनिजों का विभाजन किया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, खनिज को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये खनिज है, यहाँ पे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज का भी विभाजन दो भागों में किया जाता है दोस्तों। जिसमें लौह की मात्रा होती है उसे लौह खनिज कहते हैं, और जिसमें लौह की मात्रा नहीं होती है उसे अलौह खनिज कहते हैं। ठीक है, ये खनिजों का वर्गीकरण हो गया। अब देखिए, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं, धातुएं कठोर पदार्थ हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिसमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। तो दोस्तों, धात्विक खनिज के जो उदाहरण हैं उसमें लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज क्या है, लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। तो लौह खनिजों में जैसे लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें लोहे की मात्रा होती है। अलौह जो खनिज होते हैं उसमें लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा, ये सब क्या है, अलौह धातुओं के उदाहरण हैं। अब देखिए दोस्तों, अधात्विक क्या होता है। अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अम्बरक, चूना पत्थर है, अम्बरक है और जिप्सम, ये सभी अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। ये देखिए चित्र के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, खनिजों का निष्कर्षण तीन प्रकार से होता है। खनिजों का जो निष्कर्षण होता है वो तीन प्रकार से होता है। एक तो खनन के द्वारा होता है, दूसरा प्रवेधन के द्वारा होता है, तीसरा आखनन के द्वारा होता है। तो खनन भी दोस्तों दो प्रकार से किया जाता है। एक विवृत खनन है और दूसरा है कृपकी खनन है। आइए दोस्तों इसको आगे अभी समझते हैं क्या होता है ये। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, विवृत खनन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, विवृत खनन कहा जाता है। गहन वेधन जिसे कूपक कहते हैं। तो गहन वेधन करके जो है जो चीज़ें निकाली जाए, खनिज निकाला जाता है उसको कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूपकी खनन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे प्रवेधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे प्रवेधन कहा जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चित्र 3.4 में दिखाया गया है। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाल लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको आखनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आखनन कहा जाता है। अब देखिए खनिजों के वितरण की बात हो रही है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, दिया गया आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग कैसा होता है, नीला प्रतीत होता है। अगर किसी सेल में तांबे का रंग होता है दोस्तों तो वो कैसा होता है, नीला प्रतीत होता है। इसके बाद खनिजों के वितरण की बात करते हैं। तो खनिजे विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ अग्नीय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। ये दोस्तों जब शैलों का आप वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें अग्नीय शैल, कायांतरित शैल और अवसादी शैल, ये तीन प्रकार की शैलें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, और कुछ शैलें अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नीय और कायांतरित शैल समूहों में पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, धात्विक खनिज
आग्नेय और कायांतित शैलों में पाए जाते हैं, जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओटोरियो जो कनाडा में स्थित है, तांबा और निकल के निक्षेप। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानी और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में धात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैंगनीज के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाया जाता है। तो दोस्तों, जो अवसादी शैल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? उसमें आधात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो आधात्विक खनिज में आपका चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, ठीक है, ये क्षेत्र हैं जहाँ पे ये चूना पत्थर पाए जाते हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया की फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। चलिए, ये देखिए विश्व के मानचित्र हैं। विश्व का मानचित्र ये है। इसमें क्या दिखाया गया है दोस्तों? देखिए, इसमें लोहा, तांबा और बॉक्साइट के वितरण दिखाए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहा, तांबा और बॉक्साइट का इसमें वितरण है। लोहे को देखिए, इस लोहा जहाँ जहाँ भी पाया जा रहा है उसको जो है इससे दर्शाया गया है। फिर इसके बाद देखिए, तांबे को इस संकेतक द्वारा दर्शाया गया है और बॉक्साइट को इस संकेतक द्वारा दर्शाया गया है। तो जहाँ जहाँ पे दोस्तों ये संकेतक आपको मिलेंगे, ठीक है, वहाँ वहाँ पे वो चीज़ें पाई जाएंगी। ये पूरे विश्व का नक्शा है। ये देखिए दोस्तों, इन संकेतकों के माध्यम से इसको दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ वितरण इन खनिजों का है, आइए देखते हैं। तो एशिया में कहाँ कहाँ वितरण है, ठीक है, तो एशिया में बात करते हैं। तो देखिए, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। दोस्तों, आधे से अधिक टिन उत्पादन चाइना और भारत करते हैं। ठीक है, चाइना और भारत मतलब इसी महाद्वीप में है। ज़्यादातर लौह अयस्क का ये निक्षेप यहाँ पे पाया जाता है। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। ठीक है, महाद्वीप की बात करी जा रही है। एशिया महाद्वीप में ऐसा होता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व का अग्रणी टिन उत्पादक देश है। तो दोस्तों देखिए, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया ये सबसे अग्रणी टिन उत्पादक देश हैं। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोप की। ठीक है, यूरोप की बात करने से पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज का निक्षेप है। रत्नों के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्टरजाइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलिकॉन जो है ये सिलिकॉन ये क्वार्टरजाइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन में होता है। इसके बाद दोस्तों खनिजों के संरक्षण की बात करते हैं हम। तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में
बर्बादी की घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अब दोस्तों आइए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शक्ति संसाधन की बात करते हैं। तो शक्ति संसाधन में देखिए, सन्नो की माँ यहाँ एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सन्नो की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। ठीक है, इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियाँ और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरण जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी में परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गित किया गया है। तो दोस्तों, ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत, तो एक परंपरागत और गैर परंपरागत दो भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, परंपरागत संसाधन क्या होते, परंपरागत ऊर्जा क्या होती है, स्रोत कौन से हैं? जैसे ऊर्जा का परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अब देखिए इनके लाभ हानियों की बात की जा रही है, जैसे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस हैं। ठीक है, तो पहले खनिज तेल के लाभ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आसानी से परिवहन किया जा सकता है इनका। ठीक है दोस्तों, इनका आसानी से क्या किया जाता है, परिवहन किया जा सकता है। पेट्रो रसायन उद्योग का ये क्या है, आधार है। हानि की बात करते हैं अगर, तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। इसके बाद देखिए, निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल की वर्षा होने की संभावनाएं रहती हैं। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक गैस की बात करते हैं हम। यही प्राकृतिक गैस के लाभ की अगर हम बात करते हैं तो आसानी से परिवहनीय है, यानी कि पाइपलाइन के द्वारा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तेल और कोयले में अधिक स्वच्छ है। ठीक है, तेल और कोयले से क्या है, ये अधिक स्वच्छ है और तेल से ये सस्ता भी है। अब देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की बात हम करते हैं। ठीक है, तो ईंधन में देखिए इसके लाभ और हानि की बात करी गई है। ठीक है, तो सुप्राप्य है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, संग्रहण में अधिक समय उपयोग करता है, प्रदूषण फैलाने वाला है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है और निर्वनीकरण जो है इसका क्या है, इसके लिए वन काटे जाते हैं। तो ये दोस्तों ये कुछ हानियां हैं। इसके बाद देखिए कोयले की बात करते हैं तो क्या लाभ है, विस्तृत रूप से उपलब्ध है, ये विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। अगर बात करते हैं हानियों की तो प्रदूषण का स्रोत है एक, और परिवहन के लिए यह भारी है। अब देखिए जल शक्ति की बात करते हैं तो इनके लाभ हानि की बात करते हैं। तो अगर लाभ की बात की जाए तो ये प्रदूषण मुक्त है दोस्तों, सिंचाई और मत्स्य की बढ़ावा देता है और ये सस्ता है। हानि की अगर बात करते हैं तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन करता है, ये निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन करता है, स्थापित करने में खर्चीला है ये। तो ये सब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जिनको हमने चर्चा किया। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब ईंधन की बात करते हैं दोस्तों। तो इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए होता है।
हमारे देश में अग्रणी द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष 2 लाख वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे। ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं दोस्तों। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से उसका उपयोग कर रही है वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोयला की दोस्तों। तो यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। ठीक, कोयले से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्रहित धूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चाइना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिणी अफ्रीका है और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्र रानीगंज, पश्चिमी बंगाल में झरिया क्षेत्र, धनबाद और बोकारो जो कि झारखंड में है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? कोयले का उत्पादन करते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पेट्रोलियम की दोस्तों। तो पेट्रोल जिसमें आपकी कार चलती है और तेल जो आपके साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां परिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण में से विभिन्न तरह के उत्पादन जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है दोस्तों। आप ये प्रश्न बार बार पूछता है, परीक्षाओं में आप देखने को मिलेगा ये कि काला सोना किस पदार्थ को कहा जाता है। तो ये दोस्तों कहा जाता है पेट्रोलियम को, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। ठीक, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देशों की अगर दोस्तों बात करते हैं तो इसमें ईरान मुख्य उत्पादक है, इराक है, सऊदी अरब है और कतर, ये सब मुख्य उत्पादक देश हैं। अन्य उत्पादक देशों की अगर बात करते हैं तो दोस्तों में इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र, भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो डिगबोई, मुंबई का बॉम्बे हाई है और कृष्णा गोदावरी नदियों का डेल्टा है। यहाँ पे दोस्तों ये पाया जाता है। अब प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैसों के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैसों के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपभोग की तीव्र वृद्धि में चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति कर पहुंचा गया। इस ईंधनों के जलाने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी से टपकने के समान है जो अत्यंत सूख जाता है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। बात करते हैं दोस्तों जल विद्युत की। तो बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाता है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जल विद्युत का निर्माण होता है।
यहाँ फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ जल के भंडार हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जनरेटर लगाया गया है, यहाँ आपके टरबाइन लगाए गए हैं, जहाँ से जो है घूमने के कारण इसमें क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लगभग 1/4 हिस्सा कहाँ से उत्पन्न किया जाता है, ये जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका पराग्वे देश है, नॉर्वे है, ब्राज़ील है और चाइना है, ठीक है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र जैसे भाखड़ा नंगल बांध है, ठीक है, वहाँ पे गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है और दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये जल विद्युत यहाँ पे उत्पन्न किया जाता है भारत में। अब देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपभोग लगातार होता रहा तो इस ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ पवन ऊर्जा जैसे है, इसके कुछ हानियाँ दिए गए हैं, कुछ लाभ दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए आइए बात करते हैं। तो अगर लाभ की बात करते हैं तो दोस्तों तो ये प्रदूषण मुक्त है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन की कम लागत आती है, सुरक्षित और ये साफ है। वहीं हानियों की बात करते हैं दोस्तों तो ये ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना काफ़ी महंगा है दोस्तों। रेडियो और दूरदर्शन के प्रदर्शन संकेतों में व्यवधान उत्पन्न करता है। पक्षियों के लिए ये दोस्तों हानिकारक है, ठीक है। तो आइए सौर ऊर्जा की अब हम बात करते हैं कि इसके क्या लाभ हानि हैं। तो सौर ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों सौर ऊर्जा में देखिए ये असम में है और दूसरा जो है प्रदूषण मुक्त है। लेकिन हानियों की बात अगर करें तो ये खर्चीला है, स्रोत को वितरित होने से ऊर्जा बर्बादी होती है, ठीक है। अब देखिए लाभ की अगर हम बात कर रहे हैं तो लाभ में देखते हैं, ये ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं तो यहाँ प्रदूषण मुक्त है, ये असमाप्य है, ठीक है। और वन जीवन आवास का नष्ट होना, ठीक है, इससे ये हानि है, दोहन में कठिन है, ठीक है। इसके बाद देखिए परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न इससे कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करता है ये, जो कि हानि है, बहुत ही हानि है। रेडियो एक्टिव पदार्थ दोस्तों इसे उत्पन्न करते हैं जो हमारे कैंसर के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए खर्चीला भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें यूरेनियम 236 का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये काफ़ी हानिकारक है, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए वहीं बायोगैस की बात करते हैं तो कम लागत है। लाभ की अगर बात करते हैं तो कम लागत में यह स्थापित किया जा सकता है, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन करता है। हानि की बात करते हैं, हरित गृह प्रभाव का कारण है ये, ठीक है। भू तापीय ऊर्जा की बात करते हैं। लाभ की बात करते हैं तो स्वच्छ पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध है ये। हानि की अगर बात करते हैं तो शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन इसका खर्चीला है। तो ये दोस्तों ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत थे जिनके हानि और लाभ को हमने देखा, ठीक है। दोस्तों इसको पढ़िएगा आप जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है।
धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायल के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। पवन ऊर्जा की बात करते हैं दोस्तों, तो पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पवन घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, पवन फार्म के देखिए दोस्तों कहाँ पे फार्म लगाए गए हैं, तो इसमें नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, यूके है, यूएसए है तथा स्पेन में ये जो है लगाए गए हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों परमाणु ऊर्जा की हम बात करते हैं। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा देखिए, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे आपका यूरेनियम है, ठीक है, थोरियम के परमाणु केंद्रक के संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होते हैं, से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, तमिलनाडु में कहाँ पे हैं दोस्तों, तमिलनाडु में कलपक्कम में, महाराष्ट्र के तारापुर में, महाराष्ट्र के तारापुर में, राजस्थान के कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश के नरौरा और कर्नाटक के कैगा में हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से, ठीक है, ये परमाणु ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए नाभिकीय रिएक्टर है, ठीक है, ये पूरा नाभिकीय रिएक्टर है। इसमें गर्म जल ठीक है भाप ये बन रहा है, फिर देखिए टरबाइन में जा रहा है, फिर देखिए जनरेटर से जो है क्या हो रहा है, विद्युत उत्पन्न हो रहा है, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। फिर देखिए अब आइए हम भूताप की बात करते हैं, भूतापीय ऊर्जा की बात करते हैं। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी की प्राप्त की जाती है तापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो जा सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, तो देखिए यूएसए विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। ठीक है, भारत के भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख में पशु घाटी में स्थित है। ठीक है, पूंगा घाटी में, सॉरी पशु घाटी नहीं, पूंगा घाटी है। फिर ज्वारीय ऊर्जा की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने के बांध के निर्माण में किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस, भारत के कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल क्षेत्र हैं। निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। तो देखिए ये दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। एक मशीन देखिए, ये देखिए यहाँ पे उच्च ज्वार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए ये जनरेटर लगा हुआ है, ये जनरेटर यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। ठीक है, जनरेटर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए टरबाइन लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से जो है निम्न ज्वार है, उच्च ज्वार है, इस तरह से उत्पन्न हो रहा है। तो ज्वारीय ऊर्जा द्वारा
अब देखिए बायोगैस की हम बात करते हैं। तो जैव अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इसमें प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें, एक ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बायोगैस संयंत्र एक लगाया गया। ये गैस टैंक है आपका। यहाँ पे यहाँ पे देखिए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वे डालते हैं। यहाँ पे गैस टैंक है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये खाद बनता है। ठीक, तो इस तरह से इसका विकास होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये। आप इसको मेरे साथ केवल देखते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, शब्दों के माध्यम से हमने एक एक शब्द को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं। जैसे जो याद करने की जो तीनों प्रक्रिया है, सुनना, बोलना और समझना, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बता दें कि सारे चैप्टर्स 8th क्लास के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स हमने लोड कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जाके देख लीजिएगा। अमूमन 6 चैप्टर्स हैं इसके, तो इसको आप 6 चैप्टर को आप देख लीजिए। ठीक है, आपका एनसीईआरटी 8th क्लास की आपका तैयार हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।